वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो, तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता हैं एंड कितने आपको अपने एग्ज़ाम के लिए याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 131 इज हु इज सफरिंग फ्रॉम मिडसमर मैडनेस। इस प्ले में मिडसमर मैडनेस से कौन सफरिंग है? फेस्ट, सर टोबी, सर एंड्रयू या फिर मेलवोलियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलवोलियो। क्वेश्चन नंबर 132। आई वुड नॉट हैव हिम मिसकैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डाउरी। हु इज द स्पीकर? वोइला, मेरिया, फेस्ट या फिर ओलिविया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओलिविया। ये लाइंस कही हैं ओलिविया ने मेलवोलियो के लिए। मैं अपने विवाह के समय आधे दहेज को खोना अधिक पसंद करूंगी अपेक्षाकृत उसको तिरस्कृत होते हुए देखूं। जब मेलवोलियो की इंसल्ट होती है सबके सामने, उसके बिहेवियर की वजह से, जो बिहेव वो करता है बहुत ही अजीब सा, तब ओलिविया कहती है कि मुझे उसे तिरस्कृत होते हुए बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि ओलिविया उसे बहुत पसंद करती है एज अ स्टीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 133। हु इज़ द ऑफिसर टू अरेस्ट अ डिबेटर। एक डिबेटर को अरेस्ट करने वाला ऑफिसर कौन होता है? यानी कि जो कर्ज ले लेता है उसे अरेस्ट करने के लिए कौन सा ऑफिसर वहाँ पे तैनात है? शेरिफ्स ऑफिसर, डेप्थ ऑफिसर, ब्रिल्स ऑफिसर या फिर फिनेंस ऑफिसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरिफ्स ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज कॉकट्राइसिस? कॉकट्राइसिस क्या है? अ फिश, अ काइट, अ रैबिट या फिर अ स्नैक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई स्नेक। कॉकट्राइसिस एक टाइप का स्नेक है। अ मिथिकल सर्पेंट ऑल्सो कॉल्ड basilisk and kills the victims merely with its glance. It kills their victims by fixing their looks on them. ये जो सरपेंट है ये एक मिथोलॉजिकल सरपेंट है जो विक्टिम की आंखों में जब आंखें डाल के देखता है तो अपनी नज़रों से ही उसे मार देता है। यानी कि उसकी आंखों में इतना जहर होता है कि उसे हिप्नोटाइज करके वो किसी भी इंसान को मार सकता है। क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट ओलिविया वॉन्ट्स टू गिव टू सिज़ेरियो विद हर पिक्चर। ओलिविया सिज़ेरियो को देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाती है, यानी कि उससे प्रेम करने लगती है। ये बात सभी को पता है। अब वो सिज़ेरियो को कोई गिफ्ट देना चाहती है तो वो अपनी एक पिक्चर देना चाहती है। पिक्चर के साथ वो क्या गिफ्ट सिज़ेरियो को देना चाहती है? अ चेन, अ ज्वेल, अ लव लेटर या फिर अ कैप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ ज्वेल। ओलिविया सिज़ेरियो को एक ज्वेल देना चाहती है अपनी एक फोटो के साथ। क्वेश्चन नंबर 136। What was the name of सर एंड्रयूज ग्रे हॉर्स। सर एंड्रयू के पास एक ग्रे कलर का हॉर्स है, उसका क्या नाम है? टाइगर, टॉमी, कैपिटल या फिर निम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल।
सर एंड्रू के ग्रे हॉर्स का नाम है कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 137, आई एम मैड और एल्स दिस इज़ अ ड्रीम, हु सेड? ये लाइंस किसने कही हैं? ओरिस्नो, ओलिविया, एंटोनियो या फिर सिबोस्टियन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिबोस्टियन। ये लाइंस कही हैं सिबोस्टियन ने। या तो मैं पागल हूँ या यह सब सपना है। जब सिबोस्टियन से ओलिविया मिलती है और वो उसे कहती है मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, चलिए घर चलिए, तो उसे लगता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब वो बोलता है कि या तो मैं पागल हूँ या यह सब एक सपना है। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज़ लेथ? लेथ क्या है? अ बर्ड, अ रिवर, एन आइलैंड या फिर अ रिलीजियस बुक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ रिवर। लेथ एक बहुत ही मिथोलॉजिकल फेमस रिवर है। इट इज़ वन ऑफ द रिवर्स इन द हार्डेस्ट अंडरवर्ल्ड ऑफ द ग्रीक्स, called the river of oblivion, where souls forget all about their past life on earth. लेथ विस्मृति की नदी ग्रीक अंडरवर्ल्ड की 5 नदियों में से एक है। अन्य 4 हैं एचरन दुख की नदी, कॉकेटस विलाप की नदी, फ्लैगथन आग की नदी और स्टाइल्स पृथ्वी और अंडरवर्ल्ड को अलग करने वाली नदी। स्टेटियस के अनुसार लेथ की सीमा एलिसियम से लगती है, जो पुण्य आत्माओं का अंतिम विश्राम स्थल है। ओविड ने लिखा है कि नदी नींद के देवता हिप्नोस की गुफा से होकर बहती थी, जहां इसकी बड़बड़ाहट से नींद आती थी। मृतकों की छाया को अपने सांसारिक जीवन को भूलने के लिए लेथ का पानी पीना पड़ता था। एनीड में वर्जिल लिखते हैं कि केवल तभी मृतकों का पुनर्जन्म हो सकता है जब लेथ द्वारा उनकी यादें मिटा दी जाती हैं। यानी कि ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद जब वो लेथ नदी का पानी पी लेता है तब वो अपने पिछले जन्म का सारा भूल जाता है। भूलने के बाद तब उसका नया जन्म होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में भी कहा जाता है कि हम सबका पुनर्जन्म होता है, बट हमें पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं है। तो उनकी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम वो जो लोग हैं जो पिछले जन्म को भूल जाते हैं, वो लेथ का पानी पीने से पिछले जन्म को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज़ द डिस्गाइज नेम ऑफ फेस्ट? फेस्ट का डिस्गाइज नेम क्या है? सर एंड्रू, सर वोल्टास, सर टोपास या फिर सर रेनाल्डो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर टोपास। क्वेश्चन नंबर 140, विच वुड इज यूज्ड इन द विंडोज ऑफ द प्रिजन वेयर मेलवोलियो इज इम्प्रिजन्ड? मेलवोलियो को जहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, उस प्रिजन की विंडो किस लकड़ी से बनी हुई हैं? महोगनी, इबोनी, पीपल या फिर बैनियन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इबोनी। क्वेश्चन नंबर 141, in which dialogue of Sir Topas there is a biblical allusion? सर टोपास यानी कि फेस्ट जब सर टोपास बनता है, एक पादरी का रूप भरता है और मेलवोलियो से मिलने के लिए जाता है, तो वो डायलॉग्स बोलता है। उसके कौन से डायलॉग में एक बिब्लिकल एल्यूजन है? इजिप्टियन इन दियर फॉग, रोमन इन दियर फॉग, ब्रिटिश इन दियर फॉग या फिर क्रिटिक्स इन दियर फॉग? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजिप्टियन इन दियर फॉग। वो इजिप्टियन और उनके फॉग की बात करता है।
सर टोपास मैलवोलियो से। दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम द होली बाइबल एट द behest of God Moses brought dense darkness on Egypt for 3 days, and this made the Egyptians confused and uneasy. निर्गमन की पुस्तक में मिस्र की विपत्तियाँ 10 विपत्तियाँ हैं जो यहोवा मिस्रियों पर डालता है। एक विपत्ति हम पहले ही बता चुके हैं, ग्रेट फ्लड जो थी। सेकेंड ये आ रही है ताकि वह फ़िरौन को गुलाम बनाए गए इज़राइलियों को मुक्त करने के लिए मना सके। उनमें से प्रत्येक फ़िरौन और उसके मिस्र के देवताओं में से एक का सामना करता है। 3 दिन का पूर्ण अंधकार। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा ताकि मिस्र पर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार जिसे महसूस किया जा सके। इसलिए मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और पूरे मिस्र में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं देख सकता था और ना ही अपने स्थान से बाहर निकल सकता था। तो ये ग्रीक्स की मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं जो कि इस प्ले में एल्यूडेड हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जो पहली स्टोरी थी फ्लड की स्टोरी, वो नोह की थी, एंड ये जो फॉग की स्टोरी है ये मोसेस की है। अगर आप इन स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या पूरी स्टोरीज सुनना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे स्टोरी सेक्शन में जाकर आप पूरी की पूरी कहानियाँ सुन सकते हैं। अच्छा, कहानी सुनने से होगा क्या? कहानी सुनने से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमारा जो नॉलेज लेवल है वो बढ़ जाता है, हम कभी कंफ्यूज नहीं होते और हमें चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। कोई भी क्वेश्चन जिसे आप रटते हो, याद करते हो, वो आप कुछ दिन बाद भूल जाते हो, बट अगर वही क्वेश्चन आप समझते हो तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। तो दिस इज़ द रेलेवेंस ऑफ द स्टोरीज। आप चाहें तो सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, in whose opinion the soul of our grandmother may possible enter a bird? किसकी ओपिनियन में हमारी आत्मा, हमारी ग्रैंड मदर की आत्मा एक बर्ड में भी प्रवेश कर सकती है? जैसे कि हमारी मिथोलॉजी में माना जाता है कि हमारा ये जो मानव जन्म है ये बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। हम किसी भी नेक्स्ट जन्म में हम किसी भी रूप में पैदा हो सकते हैं, वेदर इट इज़ बर्ड, वेदर इट इज़ एनिमल। तो यहाँ भी ये, जबकि जो स्टोरी है ये ब्रिटेन की है, बट किसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रैंड मदर की माँ की आत्मा अगले जन्म में एक बर्ड भी बन सकती है? कौन ऐसी ओपिनियन रखता है? सर टोबी, सर एंड्रयू, फेस्ट या फिर पाइथागोरस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाइथागोरस। पाइथागोरस जो थे ये बहुत ही फेमस पर्सन थे, सभी ने इनका नाम सुना होगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्स जो हैं वो प्योर होती हैं और सोल्स जो हैं वो इधर उधर विचरण करती हैं। किसी भी रूप में सोल धरती पर पैदा हो सकती है, जस्ट लाइक इंडियन मिथोलॉजी। Pythagoras, one of the ancient Greek philosopher who believed in the immortality and transmigration of the human soul. Question number 143. Who does not believe in Pythagoras theory? अब इस प्ले में ऐसा कौन है जो पाइथागोरस की थ्योरी में बिलीव नहीं करता है? वो ऐसा नहीं मानता है कि हमारी दादी माँ की आत्मा किसी बर्ड की फॉर्म में जा सकती है। सर टोपास, मैलवोलियो, फैबियन या फिर ओलिविया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलवोलियो। मैलवोलियो इस थियरी में बिलीव नहीं करता है। मैलवोलियो थिंक्स दैट ह्यूमन सोल इज नॉट सो डिग्रेडेड दैट इट विल एंटर द बॉडी ऑफ अ बर्ड आफ्टर डेथ। मैलवोलियो सोचता है कि ह्यूमन की सोल इतनी डिग्रेडेड नहीं हो सकती कि वो एक बर्ड की फॉर्म में चली जाए। वो इंसान को बर्ड से बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है। वैसे
मॉलवेलियो में एक खास बात है कि वो अपने आप को ही बहुत सुपीरियर समझता है। ही इज़ हैविंग अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 144, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, हु इज़ द स्पीकर। ये लाइन्स किसने कही हैं? मेलवोलियो, मेरिया, फेस्ट या फिर एंटोनियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस्ट। ये लाइन्स कही हैं फेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 145, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज अटर्ड बाय फेस्ट, वॉट डज इट मीन। ये लाइन जो कि फेस्ट ने कही है, इनका मीनिंग क्या है? ही कैन स्विम इन वाटर, he may drink all kind of water, this is water. He can play any part or is fit for any part, he is ashamed. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, he can play any part or is fit for any part. This is the meaning of this line. Question number 146, who sings Hey Robin, Jolly Robin? Hey Robin, Jolly Robin ये कौन गाता है? सर एंड्रयू, सिंगर, फेस्ट या फिर मेलवोलियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 147, विच टाइप ऑफ पोएट्री इज़ हे रोबिन? ये जो हे रोबिन है ये किस टाइप की पोइट्री है? डिर्ज, एलेजी, बैलेड या फिर लव लिरिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेड। ये एक बैलेड है। दिस इज अ लाइन ऑफ एन ओल्ड बैलेड प्रिंटेड इन पर्सीज reliquies of ancient English poetry. Question number 148. Malvolio asks for things from clown. Pen, paper, ink. What is the fourth thing? Malvolio फेस्ट से 4 चीज़ें मांगता है। पेन, पेपर, इंक। चौथी चीज़ जो वो मांगता है वो क्या मांगता है? स्टैम्प, वैक्सन टेपर्स, मिरर या फिर एनवेलप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्सन टेपर्स। जी हाँ, वैक्सन टेपर्स बोलते हैं कैंडल्स को, यानी कि मोमबत्ती को, क्योंकि जहाँ पर मेलवोलियो को कैद किया हुआ है उस प्रिजन में बहुत अंधेरा है। वो एक लेटर लिखना चाहता है। अब लेटर लिखने के लिए उसे पेन चाहिए, पेपर चाहिए, इंक चाहिए और एक कैंडल चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी रोशनी करके अपने लेटर को लिख सके। क्वेश्चन नंबर 149, हु टॉक्स अबाउट 5 विट्स ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर जो 5 विट्स होती हैं उनके बारे में कौन बात करता है? मेलवोलियो, फेस्ट, ओलिविया या फिर फादर। फादर यानी कि चर्च के फादर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेस्ट। 5 विट्स के बारे में फेस्ट बात करता है। There are 5 senses in the human body through which we get various perceptions of the surrounding world. Sound through the ear, taste through the tongue, touch through the skin, smell through the nose, vision through the eyes. When a man loses all these senses, he becomes mad. तो ये बातें करता है फेस्ट कि जब इंसान अपने सारे सेंसेस खो देता है तब वो पागल होता है। क्वेश्चन नंबर 150, वॉट ओलिविया गिव्स टू सेबास्टियन? ओलिविया सेबास्टियन को क्या देती है? अ रेड रोज बड, हर गोल्ड चेन, अ पर्ल या फिर अ लेटर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पर्ल। ओलिविया सेबेस्टियन को एक पर्ल देती है। क्वेश्चन नंबर 151, Thou praise me and make an ass of me. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? मैलवोलियो, फेस्ट, सरटोबी या फिर ड्यूक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस्ट। ये लाइंस कही हैं फेस्ट ने। मेरे मित्र मेरी प्रशंसा करते हैं। ये पूरी कोट कुछ इस तरह से है, दे प्रेज मी एंड मेक एन एस ऑफ मी। नाउ फॉयज टेल मी प्लेनली आई एम एन एस, सो दैट बाय माई फॉयज सर आई प्रॉफिट इन द नॉलेज ऑफ माई सेल्फ एंड बाय माई फ्रेंड्स आई एम एब्यूज्ड। मेरे मित्र मेरी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मुझे अधिक मूर्ख बनाते हैं। मेरे शत्रु मेरा सही अनुमान लगाते हैं और मेरी कमियां स्पष्टतया मुझे बताते हैं, इसलिए वे मुझे बुद्धिमान बनाते हैं। मेरे मित्र मेरी चापलूसी करके मुझे धोखा देते हैं, इसीलिए मुझे बड़ा मूर्ख बनाते हैं। ये लाइंस कही हैं फेस ने, और ये लाइंस रियल लाइफ में भी देखी जाएं तो कहीं ना कहीं सही लगती हैं। ऐसा जनरली होता भी है। क्वेश्चन नंबर 152, What do the words primo, secundo and tertio stands for? ये जो 3 वर्ड्स हैं प्रीमो, सेकुंडो एंड टर्शियो, इनका मीनिंग क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये वर्ड्स आए हैं 12th नाइट प्ले में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 153, हु स्पीक्स दिस एडिज, द थर्ड प्लेस फॉर ऑल? एक पुरानी कहावत है द थर्ड प्लेस फॉर ऑल। ये पुरानी सी कहावत इस प्ले में कौन कहता है? मैलवोलियो, फेस्ट, सर एंड्रयू या फिर मेरिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस्ट। फेस्ट ये एडिज बोलता है। मीनिंग, द थर्ड थ्रू ऑफ द डाइस मेक अप ऑल ऑफ द लॉसेस which one may have suffered by the first and the second throws. ऐसा माना जाता है कि पासे के खेल में जब कोई पर्सन पासा फेंकता है, वो पहले और दूसरे पासे में जो कुछ भी हार जाता है, तीसरे पासे में वो उसे जीत लेता है। इसीलिए डाइस खेलने वाले लोग जब एक बार खेलने लग जाते हैं तो फिर वो खेलने लग ही जाते हैं, वो बीच में उठते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जो नेक्स्ट पासा होगा वो हमें हमारे सारे लॉसेस से बचा लेगा। यही हुआ था महाभारत में भी। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज सेंट बेनेट? सेंट बेनेट क्या है? अ पब्लिक हाउस, अ चर्च, होम ऑफ फेस्ट या फिर ओलिवियाज ब्रदर्स ग्रेव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ चर्च। सेंट बेनेट जो है वो एक चर्च है। सेंट बेनेट्स चर्च इज अ चर्च ऑफ इंग्लैंड पैरिश चर्च इन सेंट्रल कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। पार्ट्स ऑफ द चर्च, मोस्ट नोटेबली द टावर, आर एंग्लो-सैक्सन and it is the oldest church in Cambridgeshire as well as the oldest building in Cambridge. सेंट बेनेट चर्च इंग्लैंड के मध्य कैम्ब्रिज में स्थित एक चर्च ऑफ इंग्लैंड पैरिश चर्च है। चर्च के कुछ हिस्से खास तौर पर टावर एंग्लो सैक्सन है और यह कैम्ब्रिज शायर का सबसे पुराना चर्च है और साथ ही कैम्ब्रिज की सबसे पुरानी इमारत भी है। दिस इज सेंट बेनेट चर्च, कैम्ब्रिज।
क्वेश्चन नंबर 155. Who is having a dull complexion like Vulcan? वल्कन की तरह डल कॉम्प्लेक्शन किसका है? जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो स्टोरी है ये ब्रिटेन की है, तो ब्रिटेन के लोग कैसे होते हैं? गोरे। वहाँ पर किसी का भी कॉम्प्लेक्शन डल नहीं होता। तो वहाँ उस स्टोरी में, इस प्ले में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल है, यानी कि वल्कन की तरह डल उन्होंने कहा है, बट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन लोगों की तरह या फिर अफ्रीकन लोगों की तरह, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। मेरिया, सर एंड्रयू, एंटोनियो या फिर मेलवोलियो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो। एंटोनियो का जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डल है। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो हमें भी काले ही बोलते हैं। हम इंडियंस चाहे कितने भी गोरे हों, वो हमको काले ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156. हु इज वल्कन? रोमन गॉड, ग्रीक गॉड, इजिप्टियन गॉड या फिर हिब्रू गॉड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमन गॉड। Vulcan is a Roman god of fire and metal working, also called the blacksmiths of gods. It shows that even the gods have heaven fight with one another. This is gods of heaven fight with one another. ये शो करता है कि हेवन में भी गॉड फाइट करते हैं। This is Vulcan. Question number 157. Who was the captain of a bubbling vessel? एक बबलिंग वेसल का कैप्टन कौन था? यानी कि एक छोटी सी नाव का कैप्टन इसमें कौन है? सी कैप्टन, एंटोनियो, वल्कन या फिर सर एंड्रयूज फादर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो। एंटोनियो जो था वो एक बबलिंग वेसल का कैप्टन था। क्वेश्चन नंबर 158. हु अटैक्स ड्यूक्स फ्लीट? ड्यूक की फ्लीट पर कौन अटैक करता है? एंटोनियो, रोमन फ्लीट, बाल्थाजर या फिर सम पायरेट्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो। क्वेश्चन नंबर 159. What was the name of the ship that was attacked by Antonio in Duke's fleet? ड्यूक की फ्लीट में वो कौन सा शिप था जिस पर एंटोनियो ने अटैक किया था, यानी कि उस शिप का क्या नाम था? फीनिक्स, टाइगर, कॉन्च या फिर हरक्यूलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीनिक्स। उस फ्लीट में जो वो शिप था जिस पर एंटोनियो ने अटैक किया था उसका नाम था फीनिक्स। क्वेश्चन नंबर 160. विच वॉज द अनदर शिप इन ड्यूक्स फ्लीट? ड्यूक की उस फ्लीट में एक दूसरा शिप है, उसका क्या नाम है? लॉयन, टाइगर, हीरो या फिर बियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। उस दूसरे शिप का नाम है टाइगर। क्वेश्चन नंबर 161. हु वॉज द नेफ्यू ऑफ ड्यूक? ड्यूक के नेफ्यू का क्या नाम था? यानी कि ड्यूक और स्नो के नेफ्यू का क्या नाम था? टाइटस, एंड्रोनिकस, ट्रियोलस या फिर एंथनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटस। ड्यूक और स्नो के नेफ्यू का नाम था टाइटस। क्वेश्चन नंबर 162. फ्रॉम वेयर ड्यूक्स फ्लीट वॉज कमिंग? ड्यूक का जो जहाजी बेड़ा था वो कहाँ से आ रहा था? रोम, कैंडी, चॉकलेट या फिर बियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंडी।
वो कैंडी से आ रहा था। Phoenix and Tiger are the names of Duke's ship. Candy is the present day Crete Island. Question number 163. The most ungrateful boy there by your side. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? ओरिस्नो, ओलिविया, एंटोनियो या फिर कैप्टन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो। ये लाइंस कही हैं एंटोनियो ने। इस अत्यंत अकृतज्ञ लड़के को मैंने समुद्र की तूफानी लहरों से बचाया था जब वह डूबने ही वाला था। दिस इज द फुल कोट। द मोस्ट इनग्रेटफुल बॉय देयर बाय योर साइड फ्रॉम द रूड सीज एनरेज्ड एंड फोमी माउथ। ये लाइंस कही हैं एंटोनियो ने। Question number 164. From how many months was Sebastian living with Antonio? Sebastian Antonio के साथ कितने महीनों से रह रहा था? 2, 3, 4 या फिर 5? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। सेबास्टियन एंटोनियो के साथ 3 महीनों से रह रहा था। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs ऑफ 12th नाइट सीरीज़ का 4th पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।